Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. पहला आर्टिकल जहां पर बात की जा रही है ट्यूबरकुलोसिस की, इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर से, वहीं इसकी इम्पॉर्टेंस हम समझ सकते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आर्टिकल को लिखने वाली जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं WHO की, ठीक है, और आज की डेट में ये बहुत सारे रिसर्च फाउंडेशन को भी यहाँ पर चला रही हैं। अब देखिए बात क्या की जा रही है आज की डेट में, अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली इंडिया में हुआ क्या है। इंडिया होस्ट कर रहा है वाराणसी में वर्ल्ड टीबी समिट। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इंडिया ने होस्ट किया है टीबी समिट वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनफैक्ट होने वाला है 24 मार्च 2023 को, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक फ्रेश एनर्जी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का कमिटमेंट क्या है, या कैसे सारी कंट्रीज़ मिलकर इसको एलिमिनेट कर सकती हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए आर्टिकल में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है, देखिए हमें जो लेसन है वो लेना चाहिए किससे, कोविड-19 की सिचुएशन से। कोविड-19 आपको पता है एक ऐसा पैंडमिक की सिचुएशन आ गई थी वेयर वी डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एक बहुत ही लिमिटेड स्फेयर की बात थी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे कंट्री के सामने, चाहे आप पॉवर्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ क्राइसिस की बात कर लीजिए, चाहे लोगों को ऑक्सीजन मिलने की बात कर लीजिए, फूड सिक्योरिटी की बात कर लीजिए। बट इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर बाहर आया, कोविड-19 को ना सिर्फ एरेडिकेट किया, ऑल्सो इंडिया डेवलप इट्स ओन वैक्सीन, ठीक है, जो इतने लिमिटेड पीरियड में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे वेस्टर्न वर्ल्ड जिस चीज़ को डोमिनेट कर रहे थे, इंडिया केम एज अ सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इटसेल्फ। तो जैसे कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए हमने जो एक प्रोग्राम चलाया, आप देखिए कि सब लोग मिलकर यहाँ पर आए, इनोवेशन आया, अडेप्टेशन आया, लर्निंग हैबिट आई, एक्सपेरिमेंट्स है, और इसको मिलकर, इन सारी चीज़ों को मिलजुल कर हमने कोविड-19 को ख़त्म कर दिया। इन अ सिमिलर वे वी कैन डू इट फॉर द टीबी इटसेल्फ। क्यों नहीं कर सकते? देखिए अगर आप पिछले कई सालों की बात करें तो इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है टीबी को ख़त्म करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिसी आप देखेंगे जिसका नाम था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, या जिसे हम NTEP के नाम से भी जानते हैं, आज की डेट में जो रिवाइज हो चुकी है, और इसका नाम है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद आप देखिए बहुत सारे मेजर लिए हैं असेसमेंट करने में, नोटिफिकेशन करने के लिए, फ्री ट्रीटमेंट फॉर टीबी, और रिजल्ट आप देखेंगे कि हुआ क्या है। With these cases, the notification rising from 15.6 lakhs in 2014 to over 24 lakh in 2022 itself. Now what it is denoting, कि आप देखिए कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट तो कर पा रहे हैं लेकिन हम उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। कारण क्यों? इट इज़ द अडेप्टेशन। जिस तरीके की अडेप्टेबिलिटी आपको लोगों के बिहेवियर में देखने मिली थी ड्यूरिंग द कोविड-19, वो अप्रोच यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। आगे आर्टिकल बात कर रहा है कि हमें ये जो अप्रोच है, एक इंक्लूसिवनेस की अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो ये इंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएशन से अकेला नहीं हो पाएगा। प्राइवेट सेक्टर, सोशल सपोर्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, आप NGOs की बात कर लीजिए, इनका ये भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इन सब का इंक्लूजन होना यहाँ पर ज़रूरी है। एक जो वाइड स्प्रेड लैक हमें देखने मिलता है अवेयरनेस में, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है डिसीज़ को लेके, सिम्टम्स को लेके, या फिर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी केयर कंडीशंस हैं, वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें दिखाई देता है। आगे आर्टिकल हमें एक और चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि देखिए जिस तरीके से हमने प्रायोरिटाइज किया है कोविड-19 के टाइम पर, कुछ उसी तरीके की प्रायोरिटी हमें टीबी के सेक्टर में भी रखनी होंगी, और कुछ बहुत अच्छे सजेशंस इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए सबसे पहले तो बात की जा रही है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की आवश्यकता है, जो कोलैबोरेशन करेंगे इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो लेबोरेटरीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन सब के बीच में कोलैबोरेशन करेगा, रिजल्टेड इनटू बहुत अच्छी रिसर्च हमें देखने मिल पाएगी, और फाइनली हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं पूरी तरीके से।
ठीक है। अब अगर प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला सजेशन आर्टिकल में दिया जा रहा है कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेज है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ क्या, हमने इमीडिएटली वैक्सीन बनाई, उसका हेल्थ ट्रायल किया और उसको लॉन्च कर दिया। वही ये चीज़ हमें मिसिंग होती हुई नज़र आती है इन द केस ऑफ टीबी। टीबी के केस में उसको प्रायोरिटीज़ नहीं दी जा रही, दो वी हैव बीसीजी, लेकिन बीसीजी के साथ आप एक कंडीशन समझ लीजिए, जो कंट्रीज़ इक्वेटर से जितनी ज़्यादा दूर है बीसीजी का रिजल्ट देखा गया है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिव टू दोज कंट्री हु आर समवेयर लाइंग नियर टू इट। तो आप देखेंगे इंडिया के साथ वही कंडीशन है कि हम इसके पास हैं, इसीलिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एडल्ट हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनका प्रपोर्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है टीबी के लिए। सो हमें प्रायोरिटाइज़ करना होगा टीबी की वैक्सीन ट्रायल के लिए, जितना जल्दी हो सके हम इसको पाइपलाइन करके से लाना होगा। दूसरा सजेशन आर्टिकल हमें देने की बात कर रहा है कि देखिए जो टेस्टिंग और डायग्नोशन है टीबी का वो बहुत एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होना चाहिए इन अ सिमिलर वे जैसा आप समझ रहे हैं कोविड-19 के टाइम था। लोगों को इमीडिएटली चेक किया जाता था और विद इन अ मिनट and with a minimal cost they get the result itself. In a similar way we must develop some sort of kits like point of care test की हमें आवश्यकता है, होम बेस्ड टेस्ट की आवश्यकता है। इसी तरीके से टीबी के लिए जो गेम चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप बात करेंगे विच इज़ दी हैंड हेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ भी अब आने लगी हैं और जो बहुत ईजीली डिटेक्ट कर पाती हैं। देन देयर इज़ अ नीड ऑफ लार्ज मशीन्स। ऐसी चीज़ें जिनका डायग्नोशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हमें उनकी प्राइजेस को कम करना होगा सो दैट मैनी पीपल कैन परचेज दैम और उन्हें बहुत अर्ली इसके आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए। थर्ड अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है विच कैन प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन दी लॉन्ग रन। सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली जा रही है, इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर को यहाँ पर प्रपोज करे या उसको लेकर कोई नई इनिशिएशन लेके आए, ताकि 21st सेंचुरी का जो इंडिया है वो एक लीडर के रूप में निकल कर आए व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। चलिए आगे बात कर लेते हैं टीबी के बारे में। तो देखिए टीबी एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, आपको पता होगा पेपर में बहुत डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियासिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे माइकोबैक्टीरियाज हैं जो सिर्फ टीबी जैसे डिसीजेस नहीं, लेप्रोसी जैसे डिसीजेस भी ह्यूमन में क्रिएट करते हैं, और बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ डिसीजेस वी कैन सी इन दी एनिमल्स ऑल्सो। अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्पीशी है जो कि मेनली कंप्राइज करता है 4 टाइप के टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया से। आपको इनके नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम बोविसिस, माइकोबैक्टीरियम कैनिटी, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी एंड माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकाना। ह्यूमन में अगर हम बात करें जो टीबी के लिए सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा वो है पल्मनरी टीबी, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जो ह्यूमन का जो पल्मनरी ऑर्गन है उसको यहाँ पर डैमेज कर देता है। हालांकि टीबी की अगर हम बात करें तो कोई बहुत नई बीमारी नहीं है, एज ओल्ड ये चली आ रही है। इसके बहुत सारे एविडेंस हमें देखने मिले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें देखने मिले हैं वो इजिप्ट से देखने मिले हैं 3000 BC पुराने। ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एयर ट्रांसमिशन के थ्रू फैल जाता है। सो व्हेन पीपल विद लंग टीबी दे इफ दे कफ, उनको छींक आ जाती है या सपोज दे स्पिट समवेयर, तो बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जर्म्स हैं टीबी के, ये एयर में ट्रांसमिट हो जाएंगे और एक नॉर्मल व्यक्ति को लग सकते हैं। अब अगर हम डायग्नोशन की बात करें तो देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दी फिजिकल टेस्ट जैसे एक्सरे एंड एक्सेट्रा, उसके अलावा देयर आर सर्टेन टेस्ट जो इसकी हेल्प में, इसके डिटेक्शन में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहला ब्लड टेस्ट, जो कि इन दिस व्हाट हैपन यूजुअली कि जो ब्लड के सैंपल से उन्हें कलेक्ट किया जाता है, इन लैब्स में टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि जो टीबी के जर्म्स हैं वो कहीं ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं। दूसरी बात स्किन टेस्ट की बात यहाँ पर हो जाती है, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसमें होता क्या है, एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो स्मॉल सैंपल्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के,
ठीक है, एक जो प्योरीफाइड प्रोटीन है उसको इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की स्किन में। अगर स्किन उस टिश्यू के आसपास करने के बाद सॉलो हो जाती है और वो सॉलो का जो साइज़ है, इफ़ इट क्रॉसेस मोर देन 5 मिलीमीटर, तो इससे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि येस दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग विद दी टीबी। तो आप इस टेस्ट का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कफ, बार बार स्प्यूटम में आपके ब्लड आना, चेस्ट पेन होना, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट एक्सेट्रा आर दी सिम्टम्स ऑफ दैट। ड्रग, देखिए आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंट्रीज फेस कर रही हैं दैट इज़ द ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। देखिए हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे ड्रग, जब हम एमडीआर टीबी की बात करते हैं, जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिस व्यक्ति को टीबी है, ठीक है, वहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग और जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली इरेडिकेट नहीं हो पाता ऐसे व्यक्ति की बॉडी से, रिजल्टेड इनटू व्हाट, कि इनको जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो यहाँ पर असर नहीं करती। और ऐसी कंडीशन हमें यूजुअली तब देखने मिल जाती है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है अपनी बॉडी में। सिंस व्हाट हैपन, जो बैक्टीरिया है दे आर रेजिस्टेंट टू द first line anti-TB drug, the host is treated with the second line TB drug. So यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो कंडीशन हमें देखने मिल जाएगी विच इज़ द एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। अब अगर इस कंडीशन के बाद भी कोई व्यक्ति एमडीआर टीबी के प्रति कोई उसमें असर नहीं देखने मिलता है, देन होता क्या है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। हालांकि जो व्यक्ति हैं, जो ऑलरेडी सफरिंग पर्सन है, वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इसी को हम सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिससे इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ भी आज की डेट में परेशान है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या लॉन्ग रन में कभी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही पुअर मैनेजमेंट हमें देखने मिल जाता है, जो कि जैसे जो व्यक्ति हैं जो इन्फेक्टेड है उनका बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट आपको नहीं देखने मिलेगा, रिजल्टेड इनटू जो बैक्टीरिया है दैट लीड्स टू कंप्लीट ड्रग रेजिस्टेंस, और इसी की वजह से टोटल ड्रग रेजिस्टेंस की कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा लंबी वैक्सीन यहाँ पर यूज़ की जा रही है वो है BCG। आपको पता होना चाहिए BCG को डेवलप करने वाले दो फ्रेंच व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं, एर्बन कॉलमेट एंड कैमिलिया ग्यूरिन। इनके नाम एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। अब इसका जो स्ट्रेन है इसको मॉडिफाइड किया गया और ह्यूमन जो इसका ट्रायल हुआ था वो सबसे पहले 1921 में हमें देखने के लिए मिला। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1948 में बहुत ही लिमिटेड स्फेयर में इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया और फाइनली इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1962 और उसके बाद BCG का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर होने लगा। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज पे क्या होता था, जो प्राइमरी या इम्पॉर्टेंट यूज़ हो जाता था वो इस वैक्सीन का सिर्फ और सिर्फ टीबी के लिए होता था, लेकिन आगे जाकर इसका जो इस्तेमाल है वो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको देने में भी किया जाता है। आप देखेंगे BCG का टीका भी लगाया जाता है। उसी के अलावा लेप्रोसी, ब्यूरोलिसिस, अल्सर जैसी जो बीमारियाँ होती हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ देखने के लिए मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं इसका जो इस्तेमाल है वो इम्यूनोथेरेपी एजेंट के रूप में भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया था इस द प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जहाँ पर एम किया गया है कि इंडिया में जो प्रोग्रेस है ट्यूबरकुलोसिस की उसको बढ़ाना और 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ये एक लेवरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोग्राम है वेयर यू विल सी दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। Along with that, India has also launched the Nikshay Mitra initiative. You should remember that it is a portal. फर्स्ट थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट इज़ अ पोर्टल जहाँ पर होता क्या है, जो लोग हैं जो टीबी से परेशान लोगों की मदद करना चाहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में वो किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं, दे कैन गो थ्रू द निक्षय मित्र पोर्टल एंड दे कैन प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट और द डोनेशन दे वांट टू डू। सो दीज आर द प्रोग्राम वेयर समवेयर इंडिया इज़ डूइंग कि भाई जो लोग हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है या जिन्हें एडिशनल डायग्नोशन की आवश्यकता है या वैक्सीनेशन सपोर्ट की आवश्यकता
सकता है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर मदद की जाए। सो जो डोनर्स होते हैं उनको ही निक्षय मित्र की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। दे कुड बी वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स फ्रॉम दी लाइक anyone who is the elected representative, or else anyone who belongs to any political party to cooperate NGO and the other individual things। चलिए, तो ये तो रहा इस आर्टिकल के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया का जो फाइटर जेट कॉनेंड्रम है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हुआ क्या है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो आज की डेट में ट्राई कर रही है कि जो उसका फाइटर स्क्वाड्रन है उसको एक स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। रादर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आज की डेट में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है फाइटर जेट्स की, विच इज़ 42 इन नंबर। ओके, लेट मी ऑल्सो राइट इट हेयर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की बात करी गई है। कब? जब इंडिया को, जैसे उसके आप चाइना देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, या अदर इंटरनेशनल लेवल के जो थ्रेट्स हैं, अगर इंडिया को इनसे काउंटर करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो इंडिया को जो नीड है वो है 42 स्क्वाड्रंस की। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो इंडिया के पास केवल और केवल 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं, जो कि आगे आने वाले दशकों में आप देखेंगे 2030 तक इनकी संख्या घट कर बहुत कम हो जाएगी। अब जैसे ही आप 2030 के बाद देखेंगे तो येस दैट विल बी अ टाइम जहाँ पे इंडिया वापस से अब इन स्क्वाड्रंस को बढ़ाएगा, तो यू विल अगेन सी कि ये नंबर जो बढ़ेंगे 2035 के बाद वो फिर से 31 से 35 तक ही आ पाएंगे। रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो डिमांड यहाँ पर की गई है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है फॉर द डिफेंस, दे हैव ऑल्सो सजेस्टेड कि देखिए आज की डेट में इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लैग कर रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग गुड नंबर ऑफ प्लेन्स, या फिर हमारा जो एयर ट्रैफिक है, एयर कंट्रोल है, वो उतना ज़्यादा मजबूत हमें नहीं देखने मिलेगा। अब आप इंडिया की कंडीशन देखिए, जो प्रेजेंट या फ्यूचर इंडिया के फाइटर जेट्स का है वो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। इंडिया बहुत सारे एम्बिशियस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जहाँ वो रशिया के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर इनके लिए काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट है वहाँ पर हमें लैग देखने के लिए मिल रहा है। कई बार ट्रीटीज़ या डील साइन होने में डेल लग जाता है, या फिर कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट होते हैं, जैसे आप देख लीजिए रशिया और यूक्रेन का वॉर जैसा कुछ एक ऐसे इवेंट भी हो जाते हैं जो आपकी इन डील्स को इम्पैक्ट कर देते हैं। आज की डेट में आप देखिए जो 31 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से 12 हमारे पास सुखोई हैं जिनको हमने रशिया की सहायता से लिया है। उसके अलावा दूसरे हमारे पास जैगवार हैं जो ब्रिटिश टाइम को बिलोंग करते हैं। आप देखिए बस इंडिया के लिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये न्यूक्लियर के लिए काम करते हैं, लेकिन सून इंडिया विल इनको भी यहाँ पे ख़त्म करने की बात करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए बहुत सालों पुराने हो चुके हैं। वहीं आप मिग 21 की बात कर लीजिए, ये तो और 1960s को बिलोंग करते हैं, विच मीन्स मिग 21 से आपने देखा होगा बहुत सारी इंसिडेंट भी हो जाते हैं, लोग बार बार कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आपको देखने मिल जाते हैं। वहीं मिग 29 की बात करिए, ये भी 1990s का है रिजल्ट। सो विच मीन्स वॉट वी आर ट्राइंग टू से हेयर कि आप अगर इन सारी कंडीशंस को देखें तो आज की डेट में जो इंडिया की करंट स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 31 की है, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42। लेकिन आप प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 20 to 39 स्क्वाड्रन तक ही रह जाएगी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी 2030s, और 35 के बाद भी हम सेम कंडीशन में ही रहेंगे। सो दिस इज समथिंग वेयर इंडिया नीड्स टू थिंक, और अपनी जो एक स्टेटस है जो इंडिया का, जो उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की ज़रूरत है, वो इसी के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो जीएस पेपर 2 से संबंधित है, और इम्पॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है सीरिया के वापस पिक्चर में आने की। बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद आपने देखा है शिया सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज़, जैसे आप सीरिया की बात कर लेंगे, ईरान की बात कर लेंगे, ये वापस क्लोज होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखिए हुआ कि आपको याद होगा 2011 का वो समय जहाँ पर सीरिया में सिविल वॉर आउटब्रेक हो गया था। रिजल्टेड इनटू इसी के बाद जो आपको यहाँ के लीडर दिखाई देंगे बशर अल असद, ये ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े से यहाँ पे आइसोलेट होते हुए नज़र आने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो जो सुन्नी
मेजॉरिटी की आप बात करेंगे, वो असद को यहाँ पर देखने मिली और रिजल्टेड इनटू सिविल वॉर की जो सिचुएशन है उसको ये ख़त्म करने में बिल्कुल आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि असद की अगर हम बात करें तो असद के पास बहुत सारे सपोर्ट थे, जैसे यूएसए, इजराइल, ठीक है, और इन्हीं की मदद से जो आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, इनको ये ख़त्म कर पाया। कारण क्यों? चाहे आप यूएस की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए, इनफैक्ट आप रशिया की बात कर लीजिए, तो रशिया आईएसआईएस जैसे संगठनों को मानता है कि ये ठीक नहीं है और ये टेररिस्ट हैं। रिजल्टेड इनटू व्हाट? कहीं ना कहीं आप देखिए असद ने अपनी विक्ट्री यहाँ पर दिखा दी और सिविल वॉर को एंड करवा दिया है। आगे अगर हम बात करें तो सीरिया के देखिए आइसोलेशन से बाहर आने की बात एक सबसे बड़ी देखने मिलती है, विच इज़ द अरब लीग। अरब लीग की हम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए अरब लीग, जितने भी अरब नेशंस हैं, आपको जो कंट्रीज़ दिखाई देंगी 22 कंट्री, उनका एक ग्रुप यहाँ पर देखने मिल जाता है, जिसमें आपको साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ भी इसका पार्ट देखने मिल जाती है। अदर देन सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन जैसी कंट्रीज़ भी इसका पार्ट है। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही ये सिचुएशन हुई थी सिविल वॉर की, जो सीरिया है, सीरिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था 2012 में। अब वापस से सीरिया को यहाँ पर लेकर आने की बात की जा रही है, विच मीन्स कि आप देखिए सऊदी अरेबिया ने रिकमेंड किया है कि भाई हमें किसको वापस लाने की आवश्यकता है, सीरिया को वापस ले आते हैं। अरब लीग में वापस आना ना सिर्फ सीरिया के लिए बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। इंडिया की बात करें तो देखिए आप कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को अगर आप देखेंगे तो रशिया, चाइना और यूएस, इजराइल के बीच की एक वॉर के बीच में सऊदी अरेबिया यहाँ पर है। वहीं सऊदी की अगर आप बात करें तो देखिए सऊदी ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो एससीओ का मेंबर बनना चाहता है, वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। एससीओ को आपको पता ही है इस समय इंडिया लीड कर रहा है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें, जैसे आप रशिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज़ जो इसको डोमिनेट करती नज़र आ रही हैं, उसका भी ये पार्ट बनने में इंटरेस्टेड है। वहीं और इसी के साथ आप देखेंगे सिंस सऊदी और ईरान यहाँ पर एक पीस अकॉर्ड में देखने के लिए आ रहे हैं, तो वेस्ट में एक जो शांति की बात है वो आपको देखने मिलेगी। और इंडिया के रिलेशंस, चाहे आप चाइना और रशिया की बात कर लीजिए, इनके बीच में भी एक नया शिफ्ट हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर एनवायरमेंट एग्जामिनेशंस। देखिए स्लॉथ बियर, अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि स्लॉथ बियर के साथ एक कंडीशन हुई थी जहां पर ये इसको रेस्क्यू मिशन इसके लिए किया गया था। सिंस स्लॉथ बियर इज अगेन एंड अगेन इन द न्यूज़, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दिस वेरी क्यूट एनिमल हेयर। जब हम स्लॉथ बियर की बात करते हैं तो देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है विच इज़ द मेलुरसू यूरसिनम्स। सो स्लॉथ बियर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देखेंगे ये एक नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, दे डू नॉट इवन हाइबरनेट, और ये कहीं ना कहीं जो इनकी डिपेंडेंसी होती है वो फ्रूट्स, आंट्स और टर्माइट्स पर होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक शहद के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, इसी की वजह से कई बार इन्हें हनी बियर का नाम भी दे दिया जाता है। इंडिया के आसपास की बात करें तो श्रीलंका, इंडिया, भूटान और नेपाल जैसी जगहों पर जो भी लो लैंड एरियाज होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग, दोज हु डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, तो एक बहुत मेजर सा डिफरेंस समझ लीजिए। हाइबरनेशन की हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप्स। एक लंबे टाइम के लिए जब आप देखेंगे जो जानवर सर्दियों का समय आते ही बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एक स्लीप में चले जाते हैं, इसी को हाइबरनेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, सो ये एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो कि गर्म हो नेचर में, एंड so that what they can do, they can prevent their internal body due to damage of low temperature। ठीक है, अब हाइबरनेशन जो होता है इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे आप देखेंगे बैट्स, मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। वहीं अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो इसको हम समर स्लीप बोलते हैं, है ना। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के पीरियड होता है जहाँ पर जो जानवर होते हैं वो एक मॉइस्ट, कूल या शेडी प्लेसेस को ढूंढ लेते हैं सो दैट दे कैन गो एंड स्लीप देयर, सो दैट दे कैन प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस एंड दी एनी लॉस टू देयर इंटरनल बॉडी।
एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग्स, इनमें आपको ज़्यादा दिखाई देता है। सो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो गई व्हाट इज़ हाइबरनेशन। दूसरा समझ लेते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं। सो नॉकटर्नल का मतलब होता है, बिल्कुल आप ही लोगों की बात की जा रही है, ऐसे लोग, ऐसे जानवर जो दिन में सोते हैं, ठीक है, और रात में एक्टिव होते हैं, इनको नॉकटर्नल एनिमल्स बोला जाता है, जैसे वोल्स, बैट्स, है ना, या बहुत सारे आपको डेजर्ट में दिख जाएंगे। सो आप भी अपने आप को इसमें काउंट कर सकते हैं हालांकि। सो बेसिकली दे आर दी नॉकटर्नल एनिमल्स। हैबिटेट की बात करें तो आपको जैसा मैंने बताया, ये आपको फॉरेस्ट डॉलिंग मेंबर ऑफ द फैमिली यूर्सिडाइट, जो कि कंप्राइज करती है बियर्ड्स की 8 स्पीशीज़ को, ठीक है। उसके आसपास ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया, श्रीलंका के लो लैंड जैसे एरियाज में देखने हमें मिलते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट का ये पार्ट है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 का ये पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और नेक्स्ट बात कर रही है गवर्नमेंट के ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के बारे में। प्रीलिम्स के लिए तरीके के शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी, दे हैव डिसाइडेड कि वो कोलैबोरेशन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उसके बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लगभग 100 फूड स्ट्रीट्स हर डिस्ट्रिक्ट में, 100, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मतलब 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम एम की बात करें तो एनकरेज करना है सेफ और हेल्दी प्रैक्टिसेस को, जो फूड बॉर्न इलनेस होती हैं, डिसीजेज होती हैं, उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए बात की जा रही है। चलिए तो समझ लेते हैं ईट राइट मूवमेंट आखिर है क्या। पहली चीज़, इसका जो इनिशिएशन है वो करने वाला है FSSAI, जो कि हमारा फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ताकि जो हमारी कंट्री है उसका जो फूड सिस्टम है इसको चेंज किया जा सके और लेकर आया जाए अनहेल्दी से हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल फूड की ओर। और इसीलिए इन्होंने अपनी टैगलाइन दी है, सही भोजन बेहतर जीवन। ये अलाइन करता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के साथ, जो कि फोकस करती है हेल्थ केयर की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया एक्चुअली अडॉप्ट्स अ जुडिशियस मिक्स ऑफ रेगुलेटरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, एम्पावरमेंट अप्रोच टू एंश्योर कि जो भी ये जो फूड है it should be suitable for both people as well as for the planet. So it is a pan India cycle movement, जहाँ पर आप देखेंगे eat right में बात की जा रही है, as I have told you, अच्छा खाइए, ठीक है, स्वस्थ रहिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भी बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें जैसे फूड बॉर्न इलनेस है, बहुत सारे डाइट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको भी यहाँ पर ख़त्म करने के बारे में काम किया जा रहा है। सो इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, और इसी के साथ में आपको आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत जैसे मिशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इससे रिलेटेड और भी इनिशिएटिव्स की बात करें कि भाई ईट राइट से रिलेटेड और भी क्या कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो जी हाँ, सबसे पहले स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स FSSAI ने इसको डेवलप किया है ये मेजर करने के लिए कि किसी भी जगह पर जो 5 पैरामीटर्स इन्होंने तय किए हो, तो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या इन 5 मेजर्स को फॉलो कर पा रहा है या नहीं। सो ये क्या क्या है आप देखिए, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लाइंसेस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस। दूसरा, ईट राइट अवार्ड्स यहाँ पर ये कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड कंपनीज और इंडिविजुअल जो कि एक हेल्दी फूड के लिए आगे काम कर रहे हैं। इसी के लिए आप देखेंगे तो FSSAI ने फूड मेला, या फिर आप देख सकते हैं ईट राइट मेला भी कई बार यहाँ पर कंडक्ट करवाया है, सो दैट ये लोगों तक पहुँच सके, सिटीजन्स को बता सके कि देखिए खाने की सही आदतें क्या होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट पोषण माह जो कि सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, और ईट राइट इंडिया हैंडबुक भी इन्होंने रिलीज करी थी, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ गाइड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर टू इम्प्लीमेंट ईट राइट इनिशिएटिव एट द ग्राउंड लेवल एंड स्केल अप द राइट इंडिया मूवमेंट। सो आई होप ये सारे के सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.